गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करती हूँ सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू लेने वाली साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, रामनाथ जी बैंक में नौकरी करते थे। उनके घर पर थी उनकी पत्नी नीलम। रामनाथ जी का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था श्याम। श्याम एक आलसी किस्म का व्यक्ति था। किसी भी काम में श्याम का मन नहीं लगता था। इसीलिए रामनाथ जी और उनके भाई श्याम में बनती नहीं थी। दोनों एक दूसरे से बहुत कम मिलते और बात भी कम ही किया करते थे। साध संगत जी, रामनाथ जी की पत्नी नीलम के दो भाई थे, बड़ा भाई सुरेश और छोटा भाई महेश। बड़ा भाई सुरेश अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में रहता था। इसी वजह से नीलम जी और उनके बड़े भाई का मिलना कम ही होता था। पर नीलम जी का छोटा भाई महेश नीलम जी के पड़ोस में ही रहता था। इसी वजह से बहन के घर पर महेश का आना जाना लगा रहता था। महेश एक फैक्ट्री में काम करता था और महेश की पत्नी अंजना सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। जैसे तैसे उनके घर का गुजारा चल रहा था। महेश का 4 साल का बेटा था जिसका नाम था पुष्पित। साध संगत जी, रामनाथ जी और नीलम की शादी को लगभग 8 साल हो चुके थे, लेकिन उनके घर पर कोई संतान नहीं थी। जबकि रामनाथ जी के छोटे भाई श्याम के घर 2 बच्चों का जन्म हो चुका था, एक बेटा और एक बेटी। रामनाथ जी और नीलम जी संतान की चाह में तड़प जाते थे। पुष्पित और रामनाथ जी में बहुत प्यार था। पुष्पित को अधिकतर समय रामनाथ जी अपने साथ अपने घर पर ले जाते। अब पुष्पित के घर पर आ जाने से नीलम जी और रामनाथ जी बहुत खुश हो जाते। उस बच्चे के साथ खेलते, उसे गोद में उठाकर घूमते, पुष्पित की हर एक फरमाइश को पूरा करते, उसकी खुशी में खुश होते। नीलम को भी अपने भतीजे पुष्पित के बिना एक पल भी चैन नहीं मिलता था। साध संगत जी, अपने भाई के बेटे पर नीलम जान छिड़कती थी। रामनाथ जी और नीलम जी दोनों ही पुष्पित के मस्ती करने पर भी उसे कभी नाराज नहीं होते, ना ही उसे डांटते थे। वहीं दूसरी तरफ महेश और उसकी पत्नी अंजना अपने बेटे पुष्पित को किसी न किसी पर डांटते रहते और कहते कि जाओ अपने बुआ के पास जाओ, वो ही तुम्हारी शैतानियां बर्दाश्त कर सकती हैं। अब एक दिन रामनाथ जी बाजार से लौट रहे थे तो उन्होंने पुष्पित की पसंद की मिठाई ले ली और उन्होंने सोचा कि पुष्पित को उनके घर पर जाकर मिठाई दे आएंगे। जब रामनाथ जी महेश के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महेश और अंजना पुष्पित को किसी बात के लिए डांट रहे थे। पुष्पित ने जैसे ही अपने फूफा जी को देखा तो दौड़ता हुआ उनकी गोद में आ गया। रामनाथ जी ने महेश से कहा, तुम इस बेचारे बच्चे को क्यों डांट रहे हो? महेश ने गुस्से में कहा, जीजाजी, आपके प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। हर समय ये किसी न किसी बात की जिद करता रहता है। आप तो जानते हैं मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मैं इसकी फरमाइशों को पूरा नहीं कर सकता। उस दिन महेश की पत्नी अंजना भी गुस्से में थी। अब रामनाथ जी को बहुत बुरा लगा। वो बिना पुष्पित को साथ लिए अपने घर आ गए। घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी नीलम को मिठाई दी तो नीलम जी ने पूछा कि आप पुष्पित के लिए मिठाई लेकर आए थे तो पुष्पित को साथ क्यों नहीं लेकर आए? रामनाथ जी ने उदासी भरे स्वर में कहा, नहीं लाया मैं पुष्पित को, तुम ये मिठाई प्लेट में लेकर आओ। कितने सवाल पूछती हो। नीलम जी समझ गई कि ज़रूर कोई बात हुई होगी। नीलम जी मिठाई लेकर आ गई। तब रामनाथ जी ने पत्नी से कहा, तुम्हारे भाई महेश को पुष्पित का हमारे घर पर आना बुरा लगता है। तब नीलम जी ने कहा, अरे उसे बुरा क्यों लगेगा, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। अब इस बात को 3 दिन बीत गए। ना तो पुष्पित अपने बुआ और फूफा जी के घर पर आया
और ना ही रामनाथ जी या नीलम जी दोनों में से कोई पुष्पित को लेने गया। रामनाथ जी और नीलम दोनों बहुत बेचैन थे। दोनों का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। उन्हें पुष्पित की याद आ रही थी। नीलम जी ने पति से कहा, आप भी छोटी छोटी बातों को मन से लगा लेते हैं। महेश मेरा भाई है और पुष्पित उसका बेटा है, तो क्या पुष्पित पर हमारा हक नहीं है? आप कुछ भी कहें, मैं पुष्पित को लेने जा रही हूँ। रामनाथ जी ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, मैंने कहा ना कि तुम महेश के घर पर नहीं जाओगी। इसके बाद नीलम जी ने कुछ भी नहीं कहा। वो समझ गई कि ज़रूर कोई बात हुई होगी। थोड़ी देर के बाद अपने बेटे की उंगली पकड़े महेश ही बहन के घर पर आ गया। अब जैसे ही रामनाथ जी को पुष्पित ने देखा तो दौड़कर वो अपने फूफा जी की गोद में समा गया। बच्चे को देख रामनाथ जी का गुस्सा भी खत्म हो गया। अब महेश ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, पुष्पित 3 दिनों से यहाँ आने की जिद कर रहा था, इसने हमें परेशान कर दिया। तो नीलम जी ने कहा, इसे यहाँ भेज देता, बच्चे को हम किसी बंधन में नहीं बांध सकते। महेश बिना कुछ कहे चला गया। फिर रामनाथ जी और पुष्पित खेलने लगे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। नीलम जी ने भी पुष्पित के लिए उसकी पसंद के पकवान बनाए और बड़े ही प्यार से पुष्पित को खाना खिलाया। शाम को जब अंजना अपने बेटे पुष्पित को घर लेने के लिए आई तो पुष्पित ने कहा, माँ मुझे आपके साथ नहीं जाना, आप भी यहाँ बुआ के घर पर रह जाओ। तब बड़ी ही मुश्किल से अंजना पुष्पित को बहलाकर घर ले आई। पुष्पित के जाने के बाद रामनाथ जी के घर में फिर से उदासी आ गई। सुबह रामनाथ जी बैंक जाते, शाम को घर आते। नीलम जी सारा दिन घर पर ही रहती। जैसे ही रामनाथ जी घर आते तो अपने साथ पुष्पित को ले आते थे। पुष्पित के आने से उन लोगों के घर में रौनक आ जाती थी। एक दिन नीलम जी ने पति से कहा, हम बुढ़ापे में क्या करेंगे? कुछ सालों के बाद आप रिटायर हो जाएंगे। बिना संतान के हमारी ज़िंदगी कैसे होगी? ये घर हमें काटने को दौड़ेगा। तब रामनाथ जी ने कहा, तुम सही कह रही हो, पर हम क्या कर सकते हैं जब भगवान ने हमारी किस्मत में संतान का सुख लिखा ही नहीं है तो। तब नीलम जी ने कहा, क्यों ना हम कोई बच्चा गोद ले लें। रामनाथ जी कुछ देर सोचते रहे, फिर धीरे से बोले, क्यों ना हम पुष्पित को ही गोद ले लें। नीलम जी ने कहा, सोच तो अच्छी है, पर क्या मेरा भाई महेश इस बात के लिए मान जाएगा? रामनाथ जी ने कहा, तुम भाई से बात करके देखो। मैं तो कहता हूँ हमारा घर इतना बड़ा है, क्यों ना हम पुष्पित को गोद लेने के बाद तुम्हारे भाई और उसकी पत्नी को भी अपने घर पर रहने के लिए बुला लें। ऐसे में पुष्पित भी उन लोगों से दूर नहीं रह पाएगा। नीलम जी ने कहा, आपकी बात सही है। वैसे भी पुष्पित को गोद लेने के बाद हमारी संपत्ति और इस घर पर भी उसी का हक होगा। एक दिन नीलम जी ने मौका देखकर भाई से ये बात कर दी। अब महेश ने तो हाँ कहने में एक पल भी नहीं लगाया। वो जानता था कि मेरी बहन और जीजा जी के पास अच्छी खासी संपत्ति है, जिससे कि बच्चे के साथ साथ उनका भविष्य भी संवर जाएगा। तो महेश कैसे इनकार करता। महेश और उसका परिवार नीलम जी के घर पर रहने लगा। घर के कामों की जिम्मेदारी अंजना ने अपने ऊपर ले ली। रामनाथ जी ने पुष्पित को कानूनन रूप से गोद भी ले लिया। अब तो वो अपने बेटे की हर एक ज़रूरत का ख्याल रखते। उन्होंने बच्चे का दाखिला भी शहर के सबसे बड़े स्कूल में करवा दिया। अब तो पुष्पित के जिद करने पर उसे महंगी से महंगी वस्तु भी दिलाई जाती। पुष्पित को गोद लेने के बाद रामनाथ जी ने एक पार्टी का आयोजन भी किया, जिसमें उन्होंने अपने रिश्तेदारों को और अपने मित्रों को बुलाया। उसी पार्टी में रामनाथ जी का छोटा भाई श्याम भी आया। उसे बहुत ही बुरा लगा कि उसके भाई ने उसके बेटे को गोद न लेकर अपने साले के बेटे को गोद ले लिया। श्याम इस बात से खुश नहीं था, लेकिन बाकी सब बहुत खुश थे। समय बीतता गया। पुष्पित 15 साल का हो गया और अब समय के साथ साथ महेश के व्यवहार में बदलाव आने लगा। अब महेश काम पर नहीं जाता था, सारा दिन घर पर ही पड़ा रहता। अगर उसकी बहन नीलम उसे कुछ कहती तो वो बहन की बात को अनसुना कर देता।
रामनाथ जी को भी महेश का व्यवहार बुरा लगने लगा। कई बार इसी वजह से घर में झगड़े होते, पर पुष्पित को देख नीलम जी और रामनाथ जी चुप हो जाते। अब अंजना एक चालाक किस्म की महिला थी। उसने अपने पति महेश को समझाया कि अगर ऐसा व्यवहार रखोगे तो ये लोग हमें घर से निकाल देंगे और हमारी अच्छी खासी जिंदगी खराब हो जाएगी। तब जाकर महेश का व्यवहार बदला। अब समय बीता और पुष्पित कॉलेज जाने लगा। अब रामनाथ जी भी रिटायर हो गए थे। एक रात अचानक से दिल का दौरा पड़ने से नीलम जी की मौत हो गई। नीलम जी के जाने से रामनाथ जी को गहरा सदमा लगा। अगर पुष्पित उनके जीवन में ना होता तो शायद वो खुद को संभाल ही ना पाते। अब तो घर की बागडोर अंजना के हाथों में आ गई। घर खर्च के नाम पर दोनों पति पत्नी रामनाथ जी से अच्छा खासा रुपया लेने लगे। पुष्पित के जिद करने पर रामनाथ जी ने उसे एक महंगी कार भी दिलवा दी। अब तो पुष्पित पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। उसे नौकरी भी मिल गई और उसे नौकरी बेंगलोर में मिली थी। रामनाथ जी की खुशी का ठिकाना नहीं था, पर वो ये सोचकर दुखी हो जाते कि अब पुष्पित मुझसे दूर बेंगलोर चला जाएगा, अकेला कैसे रहेगा। अब रामनाथ जी कमज़ोर हो गए, बीमार भी रहने लगे। अब तो अंजना और महेश को रामनाथ जी बोझ लगने लगे थे। उनकी देखभाल करना उन्हें मुश्किल लगने लगा था। दोनों अब किसी भी तरह से रामनाथ जी से पीछा छुड़ाना चाहते थे। अब पुष्पित बेंगलोर चला गया। उसे बेंगलोर गए 6 महीने बीत गए। अब पुष्पित ने फ़ोन करके अपने माता पिता यानी कि अंजना और महेश को अपने पास आने को कहा, पर पुष्पित ने एक बार भी रामनाथ जी को अपने पास नहीं बुलाया, जिससे कि रामनाथ जी को बहुत दुख हुआ। जिस रामनाथ जी ने पुष्पित को पाल पोस कर इस काबिल बनाया, महेश और अंजना की सारी जिम्मेदारियों को निभाया, आज उन सभी ने रामनाथ जी को एक पल में पराया कर दिया। अंजना और महेश दोनों अपने बेटे के पास बेंगलोर जाना चाहते थे। जब उन्होंने रामनाथ जी को अपना फैसला सुनाया तो रामनाथ जी को बहुत दुख हुआ। वो खुद को अकेला महसूस करने लगे। उन्हें लगा कि वो अकेले कैसे जिएंगे। अब तो रामनाथ जी उस पल को कोसने लगे जब उन्होंने पुष्पित को गोद लेने का फैसला किया था और महेश और उसकी पत्नी को अपने घर में जगह दी थी। रामनाथ जी ने सोचा, काश मैंने किसी अनाथ को गोद लिया होता तो उस बच्चे का जीवन भी संवर जाता। अब एक दिन अंजना ने आकर रामनाथ जी से कहा, हमारे जाने का समय हो गया है। केवल औपचारिकता के तौर पर महेश ने रामनाथ जी से कहा, जीजा जी आप भी हमारे साथ चलते, पर रामनाथ जी ने जाने से इनकार कर दिया। महेश और अंजना बहुत खुश थे कि उन्हें रामनाथ जी से मुक्ति मिल गई। महेश और अंजना जानते थे कि रामनाथ जी का अपना कहने वाला कोई नहीं है, केवल उनके बेटे पुष्पित के अलावा, और पुष्पित को उन्होंने गोद लिया था तो सारी संपत्ति पुष्पित के नाम ही थी। अब पुष्पित भी अपने माता पिता के रंग में रंग गया था। उसे भी रामनाथ जी से नहीं, उनकी संपत्ति से ही मतलब था। पुष्पित भी जानता था कि रामनाथ जी किसे सब देंगे, क्योंकि एक मैं ही उनका अपना हूँ। इसीलिए पुष्पित भी खुश था। रामनाथ जी तो इतना ही चाहते थे कि जिस बच्चे पुष्पित को उन्होंने पाला पोसा वो उन्हें पिता का दर्जा दे और अपना फर्ज निभाए, और अंजना और महेश से उनका साथ और 2 वक्त की रोटी की आशा रखते थे। पर अब रामनाथ जी को अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। उन्हें लगने लगा था कि काश मैं किसी अनाथ बच्चे को गोद लेता। अब एक दिन अचानक से रामनाथ जी का छोटा भाई श्याम और उसकी पत्नी रामनाथ जी के घर पर आए। अब रामनाथ जी को छोटे भाई श्याम ने कहा, भैया मुझे पता लगा है कि आपका बेटा पुष्पित और उसका परिवार बेंगलोर चला गया है। रामनाथ जी ने कहा, हाँ। तब श्याम ने कहा, भैया आपके खाने पीने का ध्यान कौन रखता है? रामनाथ जी बोले, एक नौकरानी आती है, वो खाना बनाकर चली जाती है। श्याम की पत्नी ने कहा, भाई साहब कोई ज़रूरत नहीं है आपको नौकरानी के हाथ का खाना खाने की। आज से आपकी जिम्मेदारी हमारी है। अब तो रोज़ शाम रामनाथ जी के लिए खाना लेकर आता
और अपने बड़े भाई की ज़रूरतों का ध्यान रखता और अपने बड़े भाई रामनाथ को पुष्पित और पुष्पित के परिवार के खिलाफ भड़काता रहता कि उन्होंने पुष्पित को गोद लेकर अच्छा नहीं किया। श्याम ने अपने बड़े भाई से कहा, इससे अच्छा होता कि आप मेरे बेटे को गोद लेते। अरे पुष्पित और उसके माता पिता को आपकी ज़रा भी परवाह नहीं है, इस तरह से वो लोग आपको छोड़ कर चले गए। अब रामनाथ जी को अपने भाई की असलियत पता थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अपने छोटे भाई श्याम की बातें सही लगी। रामनाथ जी ने एक फैसला लिया और वकील को बुला लिया। उन्होंने वकील को कहा कि मैंने पुष्पित को बेटा मानकर पाला पोसा, लेकिन बदले में उसने मुझे धोखा दिया। उन्होंने सारी कहानी वकील को सुना दी। वकील ने उनसे कहा, आप चाहें तो वसीयत बदल सकते हैं, आपके पास अपनी गलती सुधारने का मौका है। रामनाथ जी ने वसीयत बदल दी और इस बात की खबर किसी को भी नहीं लगने दी। उधर श्याम पैसों के लालच में अपने भाई की सेवा करता, उनके कान भरता। श्याम को उम्मीद थी कि मेरा भाई सब कुछ मेरे नाम कर देगा, लेकिन रामनाथ जी श्याम के मन की मंशा भी जानते थे कि जिस भाई ने इतने सालों से मुझे नहीं पूछा, आज वो मेरी सेवा क्यों कर रहा है। अब रामनाथ जी एक बार धोखा अपने बेटे पुष्पित से खा चुके थे, इसीलिए वो अगला धोखा नहीं खाना चाहते थे। अब एक दिन रामनाथ जी का पांव फिसल गया और उनके पांव में गहरी चोट आ गई। जब उन्होंने ये बात महेश को फ़ोन करके बताई तो महेश ने बहाना बना दिया कि हमारे आने से पुष्पित को परेशानी होगी, हम नहीं आ सकते। अब तो सारा काम नौकरानी के भरोसे था। नौकरानी ही रामनाथ जी की देखभाल करती। कभी कभार श्याम और उसकी पत्नी आ जाती। इस अकेलेपन और धोखे से रामनाथ जी उभर नहीं सके और एक सुबह उनकी भी मौत हो गई। उनके अंतिम पलों में कोई भी उनके पास नहीं था। खबर मिलते ही श्याम और उसकी पत्नी और महेश का पूरा परिवार वहां आ गए। श्याम और महेश में अंतिम संस्कार को लेकर बहस होने लगी। अब रामनाथ जी का अंतिम संस्कार श्याम भाई होने के नाते करना चाहता था और पुष्पित बेटा होने के नाते। आखिरकार पुलिस को बुलाया गया और अंतिम संस्कार पुष्पित ने किया, क्योंकि पुष्पित को रामनाथ जी ने कानूनी रूप से गोद लिया था। इस झगड़े के 2 दिन के बाद रामनाथ जी के शरीर को मुक्ति मिली। रामनाथ जी की तस्वीर के आगे अंजना फूट फूट कर रोई, कहने लगी, आपको हमने कितना कहा था हमारे साथ बेंगलोर चलें, पर आप नहीं माने। पुष्पित ने भी कहा कि मेरे पिताजी बहुत ज़िद्दी थे, हमारे साथ चलते तो ये ना होता। अब 15 दिनों के बाद वकील वसीयत पढ़ने आया। महेश और अंजना खुश थे कि सब उनके बेटे पुष्पित के नाम होगा। उधर श्याम भी आस लगाए बैठा था कि सब उसके नाम होगा। जब वकील ने कहा कि वसीयत में पुष्पित के नाम कुछ भी नहीं है, तो ये सुनकर महेश हैरान हो गया। गुस्से में बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? पुष्पित को उन्होंने गोद लिया था, वो उनका बेटा था। पुष्पित ने भी कहा, वकील साहब आपको कोई गलतफहमी हुई है। वकील साहब ने कहा, रामनाथ जी की मर्जी से सब तय हो चुका था कि उन्हें किसको क्या देना है। इस बात से श्याम खुश हो गया। श्याम कहने लगा कि खून के रिश्ते ही अपने होते हैं। ये बात भैया समझ गए थे। वकील साहब सब कुछ मेरे नाम पर है ना? वकील साहब ने श्याम को कहा, जी नहीं, आपके नाम भी कुछ नहीं है। फिर सब हैरान हो गए, कहने लगे, तो फिर सब किसके नाम है? वकील साहब ने कहा, आप सबने क्या सोचा कि बिना कोई फर्ज निभाए इस लाखों की संपत्ति के आप मालिक बन जाएंगे? रामनाथ जी ने कुछ ही दिन पहले वसीयत बदल दी थी। पहले सब पुष्पित के नाम था, पर अब उन्होंने अपना सब कुछ अनाथ बच्चों को दान दे दिया है, जिससे कि कई बच्चों का जीवन संवरेगा। ये सुनकर सब हैरान हो गए। महेश और अंजना सोचने लगे कि काश उन्होंने रामनाथ जी की थोड़ी सेवा कर ली होती तो आज उन्हें बहुत कुछ मिलता, पर अब पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं था। रामनाथ जी ने सही फैसला लेकर उन लालची लोगों को यही सबक दिया। साध संगत जी, हालांकि इन सब में स्वार्थ रामनाथ जी का भी था,
जब उन्होंने पुष्पित को गोद लिया था, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि उन्हें औलाद की ज़रूरत है और महेश और उसकी पत्नी अंजना को रुपयों की। फिर भी उन्होंने ये गलत फैसला लिया और पुष्पित में अपने बुढ़ापे का सहारा ढूंढा। इससे अच्छा होता कि वो किसी अनाथ बच्चे को गोद लेते। साथ संगत जी, अब आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि रामनाथ जी ने अपनी वसीयत बदलकर सही किया या सब कुछ पुष्पित को मिलना चाहिए था। अपने विचार, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।